यह वह आदमी है जिसे मैंने सबसे ज्यादा सहनशील देखा है। किसी ने उसका सिर फोड़ दिया हो तब भी वह एक शब्द नहीं बोलता। लेकिन तुम नहीं जानते, बाहर से नरम दिखने वाला यह आदमी असल में एक खूंखार हत्यारा है। उसकी आंखों की मारक नजर और शरीर की उभरी मांसपेशियां देखकर समझ आ जाता है कि यह आम इंसान नहीं है। इस आदमी का नाम सतो है, जो श्याओ झिंगतिंग और श्यांग जुओ का मेल है। आज वह जेल से छूटा है, न दोस्त है न परिवार, स्वागत में बस एक टुकड़ा सड़ा टोफू है। सतो ने मुड़कर देखा तो पता चला वह पुलिस विभाग का पुराना घोड़ा है। वह सतो से नफरत करता है। उसे यकीन है कि सतो ने अपराध किया है और उसे उम्र भर जेल में रहना चाहिए। लेकिन अफसोस उसके पास सबूत कम है, इसलिए बस उसने हद कर दी। सिगरेट का बुझा टुकड़ा सतो की जेब में डाल दिया। अगले दिन पुराना घोड़ा फिर सतो के पास आया। उसने देखा कि सतो सादा खाना खा रहा है तो भलाई दिखाते हुए उसके लिए मसाले का इंतजाम कर दिया। डिब्बा भी उसके नूडल्स के कटोरे में डाल दिया। सामने वाले की इस बदतमीजी के बावजूद सतो ने अनदेखा करना बेहतर समझा और चुपचाप नूडल्स खाने लगा। जब पुराना घोड़ा देखता है कि सतो उसे नजरअंदाज कर रहा है तो वह गुस्से से भर जाता है और तुरंत पानी का गिलास उसके सिर पर दे मारता है। कुर्सी उठाकर उसे मारने की भी कोशिश करता है। आखिर पुराना घोड़ा सतो से इतनी नफरत क्यों करता है? कहानी को 15 साल पीछे ले जाना होगा, जब पुलिस विभाग के पुराने वांग की ड्यूटी खत्म हुई थी। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, एक आदमी ने दरवाजे से टक्कर मारी। कुछ कदम बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्दन की धमनी कट गई है और हत्यारा जा चुका था। पुराना वांग असहनीय दर्द में घर की ओर घिसटता रहा, लेकिन खून बहुत बह चुका था। आखिरकार वह अपनी बेटी के सामने गिर पड़ा। हत्यारा और कोई नहीं, सतो था। यह आदमी न सिर्फ अपने अपराधों में क्रूर था, बल्कि उसमें जबरदस्त जांच पड़ताल की क्षमता भी थी। इसलिए पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सबूतों की कमी के कारण सतो द्वारा किए गए 7 हत्याकांडों में भी सिर्फ एक मामला था जिसमें उसे दोषी ठहराया गया। ये नतीजा पीड़ितों के परिवार के लिए अस्वीकार्य था और अदालत में अफरा तफरी मच गई। वांग के एक सहकर्मी से रहा नहीं गया, उसने सतो को पकड़ लिया। एंडरसन, तुमने भी उसे मार डाला। तुम हरामी हो। क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? दोनों के बीच दुश्मनी यहीं से शुरू हुई, लेकिन किसी ने कोने में बैठी उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया, जो असामान्य रूप से शांत थी और चुपचाप अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी। 15 साल बीत गए। अब वांग प्रमोट होकर टीम का कप्तान बन गया और वह लड़की भी बड़ी हो चुकी थी। बाहर से वह एक मासूम पड़ोस की लड़की लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बदला लेने की योजना बना रही थी। उसके कमरे में हर जगह हत्यारे के अपराध से जुड़े सुराग चिपके हुए थे। अपने पिता का बदला लेने के लिए लड़की ने पूरे 15 साल तैयारी की थी। जेल से छूटे सतो ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए खुद को होटल के कमरे में ही बंद रखा। समय काटने के लिए सतो ने मिस फू को बुलाया, जो बहुत ही हल्के कपड़े पहने हुए थी। कितने हल्के, यह जानने के लिए आप असली फिल्म देख सकते हैं। जैसे ही मिस फू खुशी में डूबी थी, सतो के मन में अचानक हत्या का ख्याल आया और उसने पीछे से उसका हाथ तोड़ दिया। फिर एक बैग उठा लिया। उसने सीधे उसे दम घोंटकर मार डाला। अगले कुछ दिनों में सोसाइटी में लगातार हत्याएं होने लगी। ओल्ड माँ को लगा कि ये सब सतो ने किया है, इसलिए वह सीधे सतो के पास जाकर उसे पूछताछ करने लगा। लेकिन सतो ने ओल्ड माँ से कहा, चाहे मैं कितने भी लोगों को मार दूं, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर ओल्ड माँ गुस्से से तमतमा गया। उसने शराब की बोतल उठाई और सतो पर दे मारी, लेकिन सतो भी डरने वालों में से नहीं था। वह लगातार ओल्ड माँ को उकसाता रहा। क्या साउथ बैन लीडर नानबान जांग मेरी वजह से मरने से पहले तुम्हारी तरह आराम से जी सकता था? तुम्हें पता है असू एसू की तकनीक अच्छी नहीं है ना, मर कमीने। गुस्से में ओल्ड माँ ने पिस्तौल निकाली, लेकिन साथी ने रोक लिया। इसी बीच लड़की सच पता करने में लगी थी। घावों की तुलना से उसने जाना कि 2 हत्यारे हैं। एक को चाकू पसंद है, एक को भाई पसंद है, दूसरा असल में एजेंग है। दोनों बचपन से अनाथालय में पले, दोनों का पद बड़ा था, लेकिन एक ही महिला के लिए दोनों दुश्मन बन गए। सतो के जेल जाने की सबसे बड़ी वजह शायद सामने वाले की शिकायत थी। जेल से छूटते ही सतो ने उसे ढूंढ निकाला और सख्त चेतावनी दी। साफ साफ चुनौती का सामना करते हुए अजेंग ने पहले हमला करने का फैसला किया और उसी रात चाकू लेकर कमरे में घुस गया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि सतो पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार था। रहस्यमय आदमी ने धीरे से दरवाजे का ताला घुमाया और लाओ श्याओ ने सही मौके पर तेजी से चाकू निकाला। फिर उसने चाकू के हैंडल को जोर से घुमाया, जिससे आदमी को दर्द हुआ, लेकिन वह जरा भी आवाज नहीं निकाल सका। जैसे ही दोनों आमने सामने भिड़ने वाले थे, तभी अचानक डाइंग वहाँ आ गया और जब तक वह कुछ समझ पाता, रहस्यमय आदमी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। हालांकि जब डाइंग ने लाओ श्याओ से हमलावर की असली पहचान पूछी तो लाओ श्याओ लगातार चुप रहा। गुस्से में आकर डाइंग ने शराब की बोतल उठा ली और सीधे उसके सिर पर दे मारी। अच्छा हुआ कि नूडल शॉप के मालिक ने समय रहते उसे रोक लिया। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद डाइंग ने 15 साल पुराने सभी केस फाइलें फिर से निकाली और आखिरकार अजेंग नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला। सालों पहले इसी अजेंग ने पुलिस को लाओ श्याओ की सूचना दी थी। डाइंग ने तुरंत अजेंग की गिरफ्तारी के लिए टीम तैनात कर दी, लेकिन वह एक कदम पीछे रह गया, क्योंकि उसी दिन जब रहस्यमय आदमी दिखाई दिया था, श्याओशी ने भी चुपचाप उस पुराने केस की जांच शुरू कर दी थी। उसने चौंकाने वाला यह पाया कि उस साल का हत्यारा सिर्फ लाओ श्याओ ही नहीं था। इसी वजह से केस में हमेशा सबूतों की कमी रही और दोष सिद्ध नहीं हो पाया। और पीड़ित की हालत से यह भी पता चला कि दोनों हथियारों के अपराध करने के तरीके भी पूरी तरह एक जैसे नहीं। यहाँ काले कपड़े पहन सकते हैं,
असल में लाओ श्याओ और आजेंग बचपन से साथ बड़े हुए भाई थे। वे बचपन में जानवरों का वध कर मनोरंजन करते थे और बड़े होने पर दोनों ने मिलकर हत्या की। बाद में आजेंग का लाओ श्याओ की प्रेमिका से संबंध हो गया, जिससे दोनों भाइयों में टकराव हुआ। गुस्से में लाओ श्याओ ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। आजेंग ने बदला लेने के लिए पुलिस को लाओ श्याओ की सूचना दे दी। आजेंग का पता मिलने पर शाओशी पहले एक पालतू दुकान गया और कुत्ते की जंजीर खरीदी। इसके बाद वह पुराने सामान के बाजार से एक ट्रक कांच की बोतलें ले आया। आजेंग रात को घर लौटा तो देखा घर में बिजली नहीं है। जैसे ही वह लिविंग रूम में पहुंचा, देखा फर्श पर कांच के टुकड़े बिछे हैं। इससे पहले कि वह समझ पाता, कोने में बैठे शाओशी ने बिजली की तार कांच के टुकड़ों पर फेंक दी, जिससे आजेंग करंट लगने से गिर पड़ा। हम उधार लेते हैं, अकेले लोग। दूसरी ओर लाओ श्याओ ने अभी अभी नहाकर सोने की तैयारी की थी, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके बगल में कोई लेटा है। उसने कंबल हटाकर देखा तो बिस्तर पर आजेंग की लाश पड़ी थी। इसी समय शाओशी अचानक पीछे से निकल आई और चाकू से उसकी कमर और पीठ पर जोरदार वार कर दिया। क्या मतलब है कि तुम इसे चालू मत रखो? मैंने तुम्हें बहुत पहले से अपने दिल में दफना रखा है। शाओशी ने जंजीर से लाओ श्याओ की गर्दन कसकर जकड़ ली। वह चाहती थी कि सामने वाला व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाए और कानून के सामने पेश हो। जल्दी ही लाओ श्याओ बेहोश हो गया, लेकिन शाओशी ने बिल्कुल अभी भी वहाँ गर्मी थी, जिससे निष्कर्ष निकला कि लाओ श्याओ इमारत में ही है। इसलिए तुरंत लोगों को उसे ढूंढने का आदेश दिया गया। पूरी इमारत छानने के बाद भी लाओ श्याओ नहीं मिला। नीचे के कमरे के बाथरूम में सहकर्मियों ने एक पुरुष और एक महिला को घायल अवस्था में बाथटब में पाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कुछ हासिल न होने पर द यिंग निराश होकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया कि लाओ श्याओ कैसे बच निकला। तभी उसने देखा कि बिस्तर के नीचे से खून बह रहा है। उसने तुरंत गद्दा उठाया तो देखा कि एक आदमी की लाश बिस्तर के नीचे छुपाई गई थी। जैसे ही दोनों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, अचानक खून से सना हाथ बाहर आया और लड़की ऑफ मेडिकल स्टाफ की वहीं मौत हो गई। जिंग तेंग भाग निकला। उसे लगा जिसने उसे चाकू मारा शायद वह उन्हीं में से कोई है जिनके परिवार के सदस्य को उसने कभी मारा था। इसलिए वह चुपचाप इंटरनेट कैफे गया और जानकारी खोजने लगा। उसे पता चला कि जिस पुलिस वाले को उसने मारा था उसकी एक बेटी थी और वही लड़की थी जिससे वह पुलिस स्टेशन में टकराया था। सारी सच्चाई सामने आ गई थी। वह जाने ही वाला था कि पुलिस वाला वहां पहुंच गया। दोनों ने बिना कुछ कहे लड़ाई शुरू कर दी। सोचा नहीं था कि लड़ाई में जिंग तेंग मौके का फायदा उठाकर भाग गया। उसने दरवाजे पर खड़े पुलिस वाले को चाकू मारा और आपांग की गाड़ी लेकर भाग गया। अपमानित पुलिस ने तुरंत पूरे शहर में जिंग तेंग की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया, लेकिन वे सोच भी नहीं सकते थे कि जिंग तेंग बेफिक्री से गाड़ी चलाते हुए खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। संयोग से वहां उसे नया ड्यूटी पर आया पुलिस वाला मिला। थोड़ी चालाकी के बाद उसने उससे पश्चिमी जू सीजू का घर का पता निकलवा लिया। अब अगला कदम था सीजू को खत्म करना। इसी दौरान सीजू को भी खबरों से अपने प्लान के फेल होने का पता चल गया। इस बार वह पूरी तरह गुस्से में आ गया और उसने एक फैसला लिया। वह सबसे पहले आफांग के पास गया और उसने वह बात बताई जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। उसने कहा, मैंने बहुत समय से न्याय के लिए साहस के बारे में सोचा है। बुराई तभी जीतती है जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते। इसके बाद उसने एक अंतिम योजना बनाई। जब वह घर लौटा तो उसने शांतिपूर्वक अपना सामान समेटा। वह गुलाबी स्कार्फ पहना और अपने पिता का वह पदक लगाया जो न्याय का प्रतीक था और चुपचाप जिंग तेंग के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही जिंग तेंग ने डोरबेल दबाई, चारों ओर अचानक घना अंधेरा छा गया। अगले ही पल शीजू ने पूरी ताकत से एक छुरा जिंग तेंग के पेट में घोंप दिया, जबकि जिंग तेंग का चाकू भी शीजू के हाथ में धंस गया। जैसे ही दोनों आमने सामने थे, शीजू ने अचानक सिर से जिंग तेंग को धक्का दिया और मुड़कर जान बचाने के लिए पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। जिंग तेंग उसके पीछे पीछे लगातार पीछा करता रहा। दोनों के बीच एक जानलेवा रात की दौड़ शुरू हो गई। हालांकि अजीब बात यह थी कि शीजू ने मानो पहले से ही रास्ता तय कर रखा था। वह पूरे रास्ते जिंग तेंग को निर्देशित करता रहा। बीच में ही पुलिस को भी फोन कर दिया और आखिरकार योजना के अनुसार जिंग तेंग को एक खाली मैदान तक ले आया। इस समय दोनों पूरी तरह थक चुके थे। शीजू ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर खुद को झूले पर खड़ा किया और झूलना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपना मफलर उतारकर जिंग तेंग के पैरों के पास फेंक दिया और उसे कहा कि इसे पुलिस वाले आपांग को दे दें। जिंग तेंग यह सब सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह आखिर करना क्या चाहता है। तभी अचानक शीजू झूले पर और ऊंचा झूलने लगा और निराशा में उसने लोहे की चेन अपने गले में बांध ली। जब झूला सबसे ऊंचाई पर पहुंचा, शीजू ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ छोड़ दिए और जिंग तेंग के सामने उसी सबसे परिचित तरीके से खुद अपनी जान ले ली। आत्महत्या सबसे मजबूरी में उठाया गया कदम था। जब पुलिस वहां पहुंची, मरे हुए शीजू और वहीं स्तब्ध खड़े जिंग तेंग को देखकर सब कुछ खुद ब खुद साफ हो गया। जिंग तेंग एक बार फिर अदालत में खड़ा था। इस बार सबूत पक्के थे।